नमस्कार केपी कॉलेज के इस चैनल पर प्लेटफॉर्म पर। और अपना टॉपिक जो है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। फिर से बता दूं कि ये जो टॉपिक हमारे लिए है ये एक तरफ से तो कंपटीशन लेवल में आपको काम आएगा और दूसरी तरफ से ये आपको बीए सेकेंड ईयर के अंदर ज्योग्राफी का जो सेकंड पेपर है वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, दो चीज़ें हम इसमें से कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि आज 4th नंबर का हमारा पॉइंट है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी अरावली प्रदेश के मरुस्थल के बारे में देखा, फिर अरावली देखी, फिर उसके बाद में आते हैं पूर्वी मैदान और अब आते हैं हमारे पास में दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। तो सबसे पहले इस पठार की उत्पत्ति होती है उत्पत्ति। तो देखिए, कल मैंने आपको सभी का चारों भौतिक प्रदेशों का एक डायग्राम बना करके बताया था मैंने कि इसकी उत्पत्ति जो है वो कब होती है। उत्पत्ति जो है वो किस समय होती है, सभी चारों के बारे में हमने देखा था, जिसमें आपने उत्पत्ति के क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? अरावली पर्वतमाला की, जो कि प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुई थी, यानी आज से कई लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले, यानी 650 मिलियन वर्ष पहले की बात है अरावली की। तो ये मिलियन के अंदर वर्ष जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या है कि वर्षों में ना बोल करके हम इसके लिए कोई समय निर्धारित करते हैं और समय इसका रहता है आद्य महाकल्प। इसका जो समय है वो कौन सा है? आद्य महाकल्प रहता है, इसे हम आद्य महाकल्प कहते हैं। आद्य महाकल्प। जैसे हाड़ौती प्रदेश का जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? मध्यजीवी महाकल्प, इसे मेसोजोइक कहेंगे हम, मेसोजोइक। ठीक है, इसके बाद में यानी अरावली के बाद में दूसरी किसकी बात करते हैं तो ये पठार आते हैं हमारे पास में, दूसरे नंबर पर पठार आते हैं। तो दूसरे नंबर पर टाइम पीरियड कौन सा आ गया? मध्यजीवी महाकल्प हो गया, तो मध्यजीवी आ गया यहाँ पे। उसके बाद में बना था हमारे पास में कौन सा भी? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, मैदान बने थे और मैदानों के बाद में बना था मरुस्थल, सबसे लास्ट में मरुस्थल बना था। ठीक है, तो मैदान जो बने थे हमारे पास में ये पूर्व प्लीस्टोसीन के अंदर बने थे, पूर्व प्लीस्टोसीन के अंदर बने थे, और ये बना था उत्तर प्लीस्टोसीन। अगर मैं इसमें महाकल्प की बात करूं तो इन दोनों के लिए जो महाकल्प है वो नूतन महाकल्प था। नूतन महाकल्प यानी सबसे पहला जो टाइम पीरियड होता है वो महाकल्प होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आद्य महाकल्प आता है, फिर मध्य महाकल्प आता है, मध्यजीवी, और फिर नूतन महाकल्प आता है। आद्य महाकल्प में भी अगर अपने से पूछा जाए कि कौन सा टाइम था तो वो टाइम कहलाएगा प्री कैम्ब्रियन। कौन सा समय? प्री कैम्ब्रियन काल कहलाएगा। फिर मध्यजीवी में पूछे कौन सा समय था तो यहाँ पर हमने कल लिखा था कौन सा? क्रीटेशियस युग यहाँ पे बात आती है। फिर यहाँ पर अगर पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सा समय है तो इसे हम कहते हैं पूर्व प्लीस्टोसीन युग, और ये हो गया उत्तर प्लीस्टोसीन। तो अभी अपन यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में आ गया नूतन महाकल्प में अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम अपना पठारों के बारे में कर रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास में समय मेसोजोइक, मध्यजीवी और क्रीटेशियस युग। अभी यहाँ पे देख लो कि आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको पठार मिलेगा कहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में कुछ ज़िले आए थे, जो ये हमारे पास में मरुस्थलीय ज़िले थे, जिसमें हमने 12 ज़िलों को कवर किया था। 12 ज़िलों को मरुस्थलीय ज़िले कहा। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में आता है अरावली पर्वतमाला, जिसको टोटल 13 ज़िले टच करते हैं। 13 ज़िलों के अंदर इसका फैलाव है, परंतु मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें कोई भी जिला पूर्ण रूप से नहीं आएगा, सिर्फ उदयपुर को छोड़ करके, और कोई जिला इसमें पूर्ण रूप से आता ही नहीं है, आधे रूप से आते हैं। फिर बात आती है हमारे पास में कौन सा भी? मैदान। तो मैदानों में हमने देखा था 10 जिले यहाँ पर आए थे, तो 12 और 10 कितने हो गए? 22, और इसमें कितने आ जाएंगे? 4 जिले यहाँ पर आ जाएंगे। 22 और 4 हो गए 26। अब पीछे कितने रह गए हमारे पास में? 26 है, तो पीछे हमारे पास में कितने जिले हो गए? 4 और 3 7 जिले रह गए। तो वो 7 जिले हम इसमें ले लेंगे, 7 जिले रह गए। 33 जिले हैं ना टोटल हमारे पास में, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ तक की हमारी बात होगी, कल हमने इसके बारे में चर्चा किया मैदानों के बारे में। आज हम शुरुआत करते हैं पठारों के बारे में। तो आप देखिए यह कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यहाँ पर इसका जो विस्तार है हम देखते हैं तो क्षेत्रफल के अंदर देखें तो कितना % आएगा, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर पठार है अभी, 6.89% पर भाग, इस भाग पर क्या है हमें पठार मिलते हैं। और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है, राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 11% जनसंख्या निवास करती है, 11%। ठीक है, 6.89% पर तो क्या है ये फैला हुआ है और 11% भाग पर यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है। फिर यहाँ पर बात करें वर्षा के बारे में तो देखिए जरा, मरुस्थल की जो बरसात है वो है 20 से 50 सेंटीमीटर। देखो ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही अपना मुख्य सोर्स है जहाँ से आप कुछ भी, यानी एक बार क्वेश्चन आपको दे दिया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए, तो आपके पास सबसे पहले मेन चीज़ यही है। अगर आपने शुरुआत में ही कुछ चीज़ें गलत लिख दी तो फिर आगे वाली आपकी वो पढ़ी नहीं जाएंगी, फिर वो सारी गलत हो जाएंगी। इसलिए हमें शुरुआत दौर पर ही इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। 20 से 50 यहाँ वर्षा है। अरावली की बात करें तो यहाँ 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर मैदानों की बात करें तो यहाँ 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और पठारों में आ जाते हैं तो 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर वर्षा होगी। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा रह जाता है, मरुस्थल प्रदेश क्षेत्रफल में बड़ा है, परंतु पठारी जो है यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा प्रदेश है। इसका ऑपोजिट देखें तो अपने वर्षा के रूप में सर्वाधिक वर्षा वाला पठारी कहलाएगा और सबसे कम वर्षा वाला जो है वो मरुस्थलीय कहलाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 4 जिले इसके अंदर आते हैं और इस 4 जिलों को हम कौन से संभाग के कहलाएंगे, कोटा संभाग के, यानी यहाँ पे कोटा संभाग है। यहाँ कोटा संभाग के 4 जिले हैं तो इसका विस्तार कोटा संभाग में है। कोटा संभाग, इस कोटा संभाग के अंदर हाड़ा के चौहान जो थे, हाड़ा चौहान यहाँ पर रहते थे भी, हाड़ा के चौहान, इस वजह से यहाँ पर क्या नाम कहलाएगा, हाड़ौती प्रदेश कहलाएगा। अभी हाड़ौती प्रदेश के अंदर है ये हाड़ौती प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे नेक्स्ट आगे देखते हैं तो इसमें 4 जिले कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से 4 जिले रहेंगे, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। ठीक है, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये चारों जो है कौन से हैं, कौन से भाग कहलाएंगे, ये हाड़ौती प्रदेश कोटा संभाग ये कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो विस्तार की बात होगी। अब यहीं पर ही थोड़ी सी इसकी जलवायु भी देख लीजिए कि जलवायु इसकी किस प्रकार की है। जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपकी वर्षा के आधार पर ही जलवायु का डिसाइड होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे शुष्क, यहाँ पे कैसी है, शुष्क जलवायु है, क्योंकि बरसात कम है तो शुष्क जलवायु होगी। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में जो पोर्शन आता है इसकी जलवायु है आर्द्र, उप आर्द्र। उसके बाद में आएगी आर्द्र जलवायु और फिर आएगी अति आर्द्र। लास्ट में क्या देखेंगे अपन, अति आर्द्र। सबसे पहले शुष्क जलवायु है, फिर उसके बाद में उप आर्द्र है, आर्द्र है और अति आर्द्र है। ठीक है, जल्दी से एक डायग्राम बनाएं भी, राजस्थान का डायग्राम बनाएं। जो सिंपल सा डायग्राम आपको बताया था बनाने के लिए, उस प्रकार का डायग्राम बनाएं, एक बार देखिए बना करके भी। डायग्राम सभी ने बनाना है, बनाओ डायग्राम सभी, जल्दी से डायग्राम बनाएं। और उसके 4 पोर्शन करके आपको ये सारी बातें जो है वहाँ पे उसके अंदर नोट कर लेनी है। ये 4 पोर्शन हमारे पास में आगे मैंने यहाँ पे जिलों के बारे में भी बता दिया, फिर यहाँ पर मैंने आपको इसकी वर्षा के बारे में बताया, और पीछे हम चर्चा करते आए हैं आज तक इसके क्षेत्रफल के बारे में भी और इसकी जनसंख्या के बारे में भी। ठीक है, ठीक है, करें भी जल्दी से, 2 मिनट का टाइम। राजस्थान का मानचित्र,
टेबल की बजाय चेयर खींचा करो। इसमें जिले बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ इसमें रहेंगे। चलिए, तो इसमें आपने इसके पार्टीशन कर देने इस प्रकार से, 4 पार्टीशन यहाँ पे आप कर दोगे, ये हो गए। उसके बाद में इसके आप क्षेत्रफल के बारे में, इसकी जनसंख्या के बारे में, वर्षात के बारे में, ये सब बातें जो अभी अभी हमने चर्चा की थी उनके बारे में इसके अंदर लिखिए। क्षेत्रफल 61.11%, यहाँ पे 9%, उसके बाद में 23% और 6.89, ये 4 हो गए हमारे पास में। जनसंख्या कितनी भी 40%, 9 से 10, 23 तिया 39, 23 तिया 39, हालांकि 13 तिया 39 होते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा आंकड़ा बस मैच करने के लिए 23 तिया 39 बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखोगे आप कि 6.89 है, इसमें 7 पूरा करना है तो कितने और ऐड करने पड़ेंगे? 7 पूरे करने हैं, इसको 7% पूरा करना है तो 11 इसमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पे हो गया 11%। ठीक है, 9 से 10 किया, 39 का आपने 23 का 39 कर दिया, इसमें आपने क्या किया 11 ऐड कर दिए। यहाँ पर आप देखोगे 60 मानो तो कि पीछे कितना रहा 60 40 है ना, पीछे कितना 100 पूरा करना है तो 60 40, तो इस प्रकार से आपके यहाँ ये आंकड़ा आ गया। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। तो यानी ये आंकड़े अपने लिए कोई भी प्रश्न को शुरुआत करने के लिए पहले इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने देख लिया यहाँ पे 20 से 50 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 50 से 90, 50 से 80 और 80 से 120, ये बात हुई। नेक्स्ट इसके बाद में बात आती है जो वो आ गया शुष्क। शुष्क जलवायु हो गई, उपार्द्र हो गई, आर्द्र हो गई और अति आर्द्र हो गई, अति आर्द्र हो गई। तो बस आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वर्षा बढ़ती जाएगी जलवायु आर्द्रता की ओर जाएगी। जहाँ जितनी ज़्यादा बरसात होती है वहाँ आर्द्रता उतनी अधिक होती है। आर्द्रता यानी कि नमी, तो नमी उतनी अधिक होती है। तो ऐसे इस तरफ अति आर्द्र का मतलब नमी ज़्यादा है, और उस तरफ जा रहे हैं तो नमी क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ पर जाकर नमी बिल्कुल ही ख़त्म होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं शुष्क। ये शुष्क हो जाता है। नेक्स्ट और क्या देखें इसके अंदर, तो नेक्स्ट हमारे पास में था इसमें कि जिलों के बारे में कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, तो यहाँ के आंकड़े फिक्स है। बस ये जानना, यहाँ के आंकड़े फिक्स है कि यहाँ 12 कन्फर्म है कि 12 जिले इसके अंदर आएंगे, इनको हम मरुस्थलीय जिले कहेंगे। और ये यहाँ के आंकड़े भी फिक्स है कि ये 4 जिले जो हैं ये कौन से कहलाएंगे, 4 जिले क्या कहलाएंगे, पठारी जिले कहलाएंगे। और ये 4 जिलों का एक ही संभाग बनता है यहाँ पे, और संभाग है कोटा संभाग। और उस संभाग, इस कोटा वाले क्षेत्र को, इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है हाड़ौती का प्रदेश कहलाता है। इसी के साथ साथ आप बात ये भी ध्यान रखना कि भाई ये जो हमारे पास में क्षेत्र है ये कुछ इस तरीके से है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ और कौन कौन से जो राज्य हैं कवर होंगे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। ठीक है, और ये इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान। ये मरुस्थल जो है इस तरीके से सारे में है। ये सीधा ऊपर की ओर निकल गया, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हरियाणा आएगा, और हरियाणा के बाद में यहाँ पे क्या आएगा भी, दिल्ली। नीचे की ओर हमें सिर्फ किस में जाना है, गुजरात की तरफ जाना है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ हमारे पास में क्या है, मैदान है। ये वाला जो मैदानी भाग है, यहाँ पर मैदान है,
थोड़ा सा इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखो ये मैदान हमारे इस तरीके से होंगे भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में जो आएगा वो माही का मैदान आएगा, ठीक है, माही बेसिन आएगा, इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ते हैं। तो अब देखिए ये जो मैदान है ना, ये आगे जा कर के किस में कवर हो रहा है, ये आगे चल कर के जो क्षेत्र बनेगा वो आएगा गंगा यमुना का मैदान। तो अगर पूछ ले कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है ये किसका हिस्सा है, तो गंगा यमुना के मैदान का हिस्सा है। फिर पठार की बात करें तो अब देखो पठार किस ओर जा रहा है, पठार नीचे की ओर जा रहा है, इस ओर पठार आ रहा है। तो इस ओर जो हमारे पास में राज्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। इस ओर जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मैदानी राज्य आता है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा पठारी राज्य है। तो इसीलिए ये पठार किसके हिस्से हो गए, मध्य प्रदेश में जो पठार है। तो मध्य प्रदेश में जो पठार है उसे हम क्या कहते हैं, मालवा का पठार। ठीक है, ये इतनी बातें अपनी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। चलिए वापस लौटते हैं अपने उसी टॉपिक पर जल्दी से। जिन्होंने बना लिया तो ठीक है, वरना फिर आपको PDF देंगे भी ये वाली, है ना। ठीक है, मतलब ये है कि कुछ चीज़ें साथ साथ में नोट करते रहा करो, क्योंकि जो क्लास में सीख गए आप उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर पे जाकर तो सीखने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, क्लास से बाहर निकले मतलब ही नहीं है कि आप सीख पाओ, इसलिए क्लास में जितना सीख लो उतना ही आपके लिए बेहतर रहता है। चलिए वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे, फिलहाल 1 मिनट हमने देखनी थी इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं इसमें क्या हो गई कि हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, वर्टिसोल्स। एक ध्यान रखना भी, यहाँ पे जो विशेषता के अंदर देखते हैं सबसे पहले वर्टिसोल्स, जो कि एक तरह की कौन सी मिट्टी होती है अभी, काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो होती है ये किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है अभी, कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी होगी कपास के लिए। तो जो देसी कपास होती है राजस्थान के अंदर, जो देसी कपास होती है वो चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के क्षेत्र में होती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ का क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है नीचे वाला, इस क्षेत्र में होती है। और जो अमेरिकन कपास होती है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। अमेरिकन कपास जो है राजस्थान के अंदर होती है, जो वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है, और जबकि देसी कपास अपने इस क्षेत्र में होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा पठार है, ये जो हमारा पठार है ये किससे निर्मित है, लावा से निर्मित है। या ये किससे निर्मित है, लावा से। अब जो यहाँ का लावा है, जैसे हमने अरावली की बात की थी, तो अरावली भी आग्नेय चट्टानों से बना है, वहाँ पर भी लावा की चट्टानें हैं, क्योंकि लावा से जो ज्वालामुखी से जो निकलने वाली चट्टानें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय यानी आग है उसके अंदर, और आग ज्वालामुखी में होती है। तो यहाँ आग्नेय चट्टानें थी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक खनिजों का भंडार आपको कहाँ मिलेगा, अरावली और पठारी प्रदेश में मिलेगा। अब अरावली प्रदेश में तो आपको मिले थे धात्विक खनिज सबसे अधिक, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, और ये सीसा, जस्ता, ये सारे के सारे अपने को अरावली के अंदर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानें थी। अरावली में कौन सी चट्टानें थी, ग्रेनाइट। और ये जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं ये अम्लीय लावा से बनती हैं, अम्लीय लावा, अम्लीय लावा से। लेकिन यहाँ का जो लावा है वो कैसा है, क्षारीय लावा है, क्षारीय, जिसे हम बेसिक लावा बोलते हैं, बेसिक लावा। अब एक क्षारीय लावा से जो चट्टानें बनेगी ना, ये चट्टानें बेसाल्ट की होंगी। बेसिक से बनने वाली चट्टानें कौन सी है, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें। अभी आपके ध्यान रखना भी, ये फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक लावा और अम्लीय लावा के बारे में अच्छी तरीके से रीड करना है। हम इसके पूरे तरीके को देखेंगे, और फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा भी था। और यहाँ पर आगे अगर आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है कि बेसाल्ट चट्टानों से हमें क्या मिलने वाला है और अम्लीय चट्टानों से हमें क्या क्या मिलने वाला है। अब देखिए जरा, इसके बाद में एक पॉइंट रह गया हमारा कि बेसाल्ट चट्टानें है ना, तो इससे बलुआ पत्थर क्या मिलेगा, अभी बलुआ पत्थर की अधिकता होगी, बलुआ पत्थर की अधिकता होगी। और इसी कारण से राजस्थान का जो ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर सीमेंट उद्योग बड़ा फूल रहा है अभी। यहाँ पे क्या है, सीमेंट उद्योग,
सीमेंट उद्योग के लिए जो बहुत ही अच्छी कंडीशन है, जो बहुत ही अधिक अच्छा क्षेत्र है, वो कौन सा है? पठार है हमारे। तो इसीलिए आप देखोगे कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का जो कारखाना है वो लाखेरी में शुरू किया गया था। लाखेरी कहाँ पर है भी? जरा थोड़ी सी नजर घुमाओ, लाखेरी कहाँ पर है? लाखेरी, खटखट, हमने दर्रों के नाम लिए थे भी, लाखेरी और खटखट दर्रे थे देखे जो हमने, दर्रे। जब हम अरावली के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने दर्रों के बारे में देखा था। तो ये है, आपको मिलेगा बूंदी के अंदर। कहाँ पे? बूंदी में, लाखेरी बूंदी में है। परंतु वर्तमान में जो सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन हो रहा है ये कोटा और चित्तौड़गढ़ से हो रहा है। प्रथम कारखाना जो है लाखेरी में था, लाखेरी बूंदी। ये होगी इसकी विशेषताएं कि यहाँ पर क्या है? वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी है, क्योंकि लावा से निकलने वाली जो मिट्टी होती है वो काली होती है, क्योंकि वो जल जाती है पूरी की पूरी, वो काली मिट्टी हो जाएगी। और काली मिट्टी जो है वो किसके लिए उपयोगी रहेगी? कपास के लिए। फिर हमने देखा कि यहाँ से लावा निकला, तो फिर कौन से प्रकार का लावा है यहाँ पे? तो यहाँ बेसिक प्रकार का लावा है, क्षारीय, और एक होता है अम्लीय लावा। ठीक है, क्षारीय लावा से बेसाल्ट की चट्टानें बनती हैं और अम्लीय लावा से ग्रेनाइट की चट्टानें बनती हैं। फिर आप देख पाएंगे कि बेसाल्ट जो चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानों से बलुआ पत्थर मिलेगा, और बलुआ पत्थर से हम क्या देखेंगे? सीमेंट उद्योग में काफ़ी हमें सहायता मिलेगी। इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये सीमेंट उद्योग का क्षेत्र है, कपास का क्षेत्र है यहाँ पे। जबकि जो हमारे पास में ये अरावली है, यहाँ हमारे पास में धात्विक और अधात्विक खनिज, जैसे यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अब्रक जो है वो अपने को भीलवाड़ा के क्षेत्र में मिलेगा, और जस्ता हो गया। और इसी के साथ आप देखेंगे संगमरमर हो गया, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, तांबड़ा है, पन्ना है, ये अधात्विक होते हैं, और जो धातु के नाम लिए वो धात्विक होते हैं। ठीक है, ये वाले अपने को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि इसका वर्गीकरण अपन करते हैं। इसका वर्गीकरण हमें देखना है। तो देखिए, यह जो पठारी प्रदेश है यह पूर्णतः एक नहीं है, ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। अलग अलग इसकी जो है उचावच है, उचावच भौतिक इसका स्वरूप अलग अलग है। तो सबसे पहले देखिए कि इसे हम दो भागों में बांटते हैं। विंध्यन कगार भूमि, इसे जल्दी जल्दी साथ साथ में बनाते रहना भी। विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार है। यहाँ पे क्या है? दक्कन का पठार। दो हिस्से में हमने बांट दिया। अब इसे दो हिस्सों में जो बांटने वाला क्षेत्र है वो देखिए जरा, विंध्यन कगार भूमि में क्या क्या आएगा। और उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं कि विंध्यन कगार भूमि हमने कल ही पॉइंट नोट किया था। विंध्यन कगार कल हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे पढ़ रहे थे ब्रंश के बारे में, और उस ब्रंश से ही विंध्यन कगार की उत्पत्ति हुई है। तो देख लेते हैं फिलहाल पहले कि ये ब्रंश जो है वो किस प्रकार का है। चलिए देखें, ये जो आपको लाइन मिल रही है उसको बड़ा करके बताया गया है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसे GBT बोलते हैं, GBT, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो गया वृहत सीमा ब्रंश। इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे तो वृहत सीमा ब्रंश कहेंगे। ब्रंश का मतलब हो गया कि इसके अंदर यहाँ पे कोई ना कोई तनाव या संपीड़न बल यहाँ पे लगा था। ठीक है, अब ये बल किस प्रकार का था इसको जरा और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ देखिए भी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये अंगारा लैंड की भूमि है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, उन दोनों के बीच में क्या था भी? कैथिस सागर, उनके बीच कैथिस सागर था। अब कैथिस सागर ऐसा नहीं था कि भी उथला हुआ था, यानी उथला हुआ तो पानी नहीं रुक पाएगा। तो कैथिस सागर कुछ इस प्रकार का था जिसके अंदर थी भूसनतियाँ। अब भूसनतियाँ क्या होती हैं? यानी दरारें, कुछ दरारें थी, ऐसे अलग अलग दरारें थी। जब इधर से आकर के यह भाग टकराया, भारतीय प्लेट जब टकराई, तो ये इन दरारों के बीच का जो भाग था ना वो ऊपर की ओर फोल्ड हो गया। ऐसे करके वो ऊपर की ओर क्या बन गया? फोल्ड बन गए। और जो ये दरारें थी यही क्या कहलाएंगी? ब्रंश। ये क्या कहलाएंगी? ब्रंश। तो इसीलिए भूसनतियों को पर्वतों का पालना कहते हैं। भूसनतियों क्या कहते हैं? पर्वतों का पालना कहते हैं। फर्स्ट ईयर वाले खास करके नोट कर लेना इस बात को। अब देखिए, यहाँ जब आकर के टकराया तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया इस प्रकार से इसमें क्या होगा? मोड़दार, यानी एक वलित पर्वतमाला बनती गई। इस प्रकार से वलित पर्वतमाला ऊपर की ओर बनती गई और उसके बीच में ये कुछ थ्रस्ट पैदा हुए, कुछ ब्रंश पैदा होते हैं।
जिसमें से अपने को एक ध्यान रखना होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। एक हमारे पास में आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, फिर आता है एक GBT, बस तीसरा क्या आएगा GBT। इन तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इन दोनों के बीच तो बना है वृहत हिमालय, जो भारत का सबसे ऊंचा हिमालय है, जिसके अंदर आप माउंट एवरेस्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, वो आ गया हमारे पास में क्षेत्र। और दूसरा GBT, क्योंकि ये GBT कहाँ पर मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान में कहाँ मिलता है? एक तरफ अरावली है, दूसरी तरफ विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला। एक तरफ अरावली है और एक विंध्याचल पर्वतमाला है, दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र बना है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है ये वाला, GBT कहते हैं। अब इसी GBT को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। कगार क्यों? क्योंकि यहाँ पर थ्रस्ट पैदा होने की वजह से क्या हो जाता है, अभी बीच में गैप बन जाता है, और कगार बनने की वजह से यहाँ क्या बनते हैं? वाटरफॉल। क्या बनते हैं यहाँ पे भी? वाटरफॉल। जब दो पर्वतों के बीच में या तो दबाव लगता है या दूर होते हैं। दबाव लगेगा तो भी वो क्रैक होते हैं कभी ना कभी, और दूर होते हैं तो भी क्रैक होते हैं। तो आप सीधा सा ये समझो कि यहाँ पे दो प्लेटें दूर हो गई, तो वो वहाँ से गैप बनेगा, तो वहाँ से क्या आएगा? पानी नीचे गिरेगा, तो वो झरने बन जाएंगे, वाटरफॉल बन जाएंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब अपना वापस आते हैं विंध्यन कगार भूमि। बस इसको समझाने के लिए मैंने आपको वो सब चीज़ें दिखाई थी कि कगार कैसे होता है, कहाँ पर है ये कगार भूमि और किस प्रकार से बनी है। अब थ्रस्ट लगा, बीच में ब्रश बना है, तो कहीं ना कहीं दबाव तो लगा। उन दबाव की वजह से जो चट्टानें उथल पुथल होती हैं, उसमें देखते हैं अपन क्या क्या बनेगा। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, एक तो है बूंदी की पहाड़ियाँ, इनका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है सतुर। सतुर इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो सतुर है भी, सतुर। फिर आती है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के बीच में है, कोटा झालावाड़, जहाँ पर वर्तमान में कौन सा है भी? दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, दर्रा जो है राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। उसके बाद देखेंगे आप कुंडला की पहाड़ियाँ। कुंडला की पहाड़ियाँ कोटा के चारों ओर है, कोटा के चारों ओर जो है ये कुंडला की पहाड़ियाँ हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12 जिले में हैं, 12 जिले में रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और इन पहाड़ियों के बीच में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भी है। यहाँ पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य पूछा जाए 12 जिले में है। कुंडला का पहाड़ियाँ कोटा जिले के चारों ओर है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में है, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स जो है अभयारण्य वो भी कोटा और झालावाड़ के बीच में ही है, और उसी का ही नाम क्या है? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। और बूंदी की जो पहाड़ियाँ हैं, अब नाम से पता चल रहा है कि ये बूंदी में स्थित है, और यहाँ पर इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो सतुर है। अब यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखा है सतुर, इसका क्यों लिखा? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारे पास में सवाई माधोपुर, उसके बाद में ये देखो सतुर। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ पे है? बिल्कुल कगार भूमि के ऊपर है। यहाँ पर चोटियाँ हैं इस प्रकार से। तो ये जो कगार आता है ये कहाँ से आता है? सवाई माधोपुर से होता हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है नीचे की ओर। तो सवाई माधोपुर से होता हुआ मंडलगढ़, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, और कहाँ तक जाएगा? चित्तौड़गढ़ तक जाएगा, इस प्रकार से। तो ये हुई। उसके बाद देखिए ऊपर, तो नदी निर्मित मैदान जो चंबल नदी का बेसिन है, चंबल नदी बेसिन। अब चंबल नदी जो है वो यहाँ पर पठारों में से सिर्फ 2 ही जिलों में से गुजरती है। पठारों के जिलों की अगर अपन बात करें तो कोटा और बूंदी। कहाँ से निकलती है? कोटा और बूंदी। ठीक है, कोटा बूंदी इसके अंदर आप लिख सकते हैं। शाहबाद उच्च भूमि जो है, शाहबाद उच्च भूमि है, ये भी को 12 जिले के अंदर है भी, 12 जिले में, 12 जिले में है शाहबाद उच्च भूमि, 12 जिले में ये हो गई। और अंत में अपन देख लेते हैं दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है ये मालवा के पठार का हिस्सा है, और मालवा के पठार का एक हिस्सा जो है वो हाड़ौती का पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। उस दक्कन के पठार का एक हिस्सा मालवा का पठार कहलाता है, और उस मालवा के पठार का एक हिस्सा हाड़ौती का पठार कहलाता है। कहाँ तक पहुँच गए भी? झालावाड़ का पठार झालावाड़ के अंदर आ जाएगा अभी,
उत्तरी पूर्वी झालावाड़, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम झालावाड़। यानी मुख्यतः दक्कन का जो पठार की अगर हम बात करें वो झालावाड़ का क्षेत्र रहेगा, बस या तो उत्तर पूर्वी झालावाड़ रहेगा या फिर दक्षिण पश्चिमी झालावाड़ रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में लास्ट है और कुछ इसकी विशेषताएं होंगी तो वो अपन आगे देख लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास में राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो है वो कंप्लीट होते हैं। और जब आप भौतिक प्रदेशों को अच्छी तरीके से जान पाते हैं तो उसी से डिपेंड हम वहाँ पे जनसंख्या कहाँ रहने वाली है हम ये भी पता कर सकते हैं, कृषि सबसे अधिक कहाँ होने वाली है ये भी हमें पता चल जाएगा कि मैदानों में होती है। फिर अगर अपन इसी प्रकार से देखें कि खनिज कहाँ से उत्पन्न होंगे तो खनिजों के बारे में भी अभी हमने चर्चा की है। तो जब आप किसी भी क्षेत्र का भौतिक एरिया देख लेते हैं, भौतिक मैप देख लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको उस एरिया के सभी आइडियाज़ लग सकते हैं कि भाई उसके किस क्षेत्र में क्या चीज़ हो सकती है वहाँ पे। और फसलों के बारे में देखा हमने, और लास्ट आपको एक पॉइंट बता रहा था मैं, कौन सा अपन देख रहे थे भी, चलो इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी मालवा का पठार, देखो मालवा का पठार जो है ये आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा के साथ में ये है झालावाड़, ये झालावाड़ है, ये 12 है ऊपर वाला 12 जिला, और ये कौन सा है अभी झालावाड़ जिला। ठीक है, और ये है मंदसौर। तो ये जो क्षेत्र है ये मालवा का पठार है, ये कौन सा हो गया मालवा का पठार। और ये मालवा का पठार अगर अपन कहें किसका हिस्सा है तो ये पूरा का पूरा नीचे आता है कौन, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का हिस्सा है, मालवा का पठार खुद दक्कन के पठार का हिस्सा है, और दक्कन का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार बना था उस समय, सबसे प्राचीन समय के अंदर अगर अपन भारत की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपको जो भौतिक प्रदेश मिलेगा वो प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। ठीक है, आगे की कुछ विशेषताएं अगर हो तो देख लेते हैं। ये हमने देख लिया इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए भाई जरा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चित्र आ गया चंबल के बारे में जो आपको बताया था कल मैंने, कौन सा है यहाँ पे भी हैंगिंग ब्रिज। ठीक है, ये हैंगिंग ब्रिज आ गया। इस प्रकार का हैंगिंग ब्रिज होता है क्योंकि इसके अंदर हम नीचे पिलर बना करके ओवर ब्रिज नहीं बना सकते, क्योंकि ओवर ब्रिज के लिए ये नदी किसके लिए विख्यात है अभी, किसके लिए कुख्यात कहा जाता है, कुख्यात है ये नदी जो है किसके लिए, अपर्दन के लिए कुख्यात है। इतना अधिक अपर्दन करती है कि इसके ऊपर बनाया गया ब्रिज जो है बार बार टूटता था, इसीलिए यहाँ पर क्या बना दिया गया, हैंगिंग ब्रिज। इसी हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से नेशनल हाईवे नंबर 27 गुजरता है, और ये जो नेशनल हाईवे नंबर 27 है ये सिलचर से लेकर के, सिलचर कहाँ पे अभी, सिलचर असम के अंदर है, असम, सिलचर से लेकर के यह जाता है पोरबंदर तक। पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, पोरबंदर गुजरात के अंदर है। और इसी नेशनल हाईवे को कहते हैं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। यानी अगर आपको पूर्व से चलना हो और डायरेक्ट पश्चिम में पहुंचना हो भारत के, तो आप नेशनल हाईवे 27 को कहीं मत छोड़ना। पहले क्या था कि पूरे भारत के अंदर नेशनल हाईवे अलग अलग थे, टुकड़ों में थे। ये अगर हमें उत्तर से लेकर दक्षिण में आना पड़ता था तो पहले हम नेशनल हाईवे नंबर 1 पकड़ते, फिर उसके बाद हम 2 पकड़ते, फिर उसके बाद में आकर के 3, फिर उसके बाद में 47, 8, और इस प्रकार से हम कन्याकुमारी तक जाते। अभी क्या कर दिया गया इस टाइम पे कि नेशनल हाईवे, यहाँ पे मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, अलग से नोट लगा के आप कर लेना अभी नोट। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो कि श्रीनगर से लेकर के सीधा कन्याकुमारी तक आता है, वो नेशनल हाईवे नंबर 44 बना दिया गया। 44 नेशनल हाईवे नंबर 44 है, इसे हम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहते हैं। यही भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, और लंबाई है 4000 किलोमीटर, लंबाई है इसकी 4000 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, 40 से 4 अधिक है 4000 किलोमीटर, 30 से 3 नीचे है तो 3000 किलोमीटर। ध्यान रखना कितनी लंबाई है, 3000 किलोमीटर। ठीक है, 30 से 3 कम है, 3000 किलोमीटर होगी।
40 से 4 अधिक है तो 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कहलाया है। और अब आपको अगर श्रीनगर से कन्याकुमारी जाना है तो अब आपने को कोई भी नेशनल हाईवे नहीं पकड़ना, सीधा 44 पे जाएंगे और नीचे जाएंगे। और अब ये जो नई व्यवस्था की है इसमें एक प्रश्न और बनता है, अच्छी तरीके से नोट कर लेना। उत्तर से दक्षिण आने वाले जितने भी नेशनल हाईवे होंगे उनकी संख्या सम होगी, पूर्व से पश्चिम जाने वाले जितने भी नेशनल हाईवे होंगे उनकी संख्या विषम होगी। तो ये 27 किस में आ गया? पूर्व से पश्चिम, इसका मतलब ये विषम है। और ये उत्तर से दक्षिण आ रहा है तो ये कैसा है? सम है। एक बात ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ये बात नोट कर लेना अपने आप। ये हो गया। फिर देखेंगे आप यहाँ पर हमें चित्तौड़गढ़ के अंदर चूलिया जलप्रपात मिलता है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चंबल नदी पर बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात है। और ये कहाँ पर आएगा? ये अपने हाड़ौती प्रदेश में ही आएगा, पठारी क्षेत्र में आएगा। फिर चंबल के बीहड़ के बारे में आप देख सकते हैं, ये चंबल का बीहड़ प्रदेश है जो इस प्रकार से वीरान है, कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे टीले हैं। और ये टीले जो है बरसात के समय पूर्णतः जो है घास फूस से ढके रहे, मतलब कि यहाँ पे घास फूस उग जाती है, तो इसलिए ये दुर्गम प्रदेश हो जाता है। दुर्गम या दुर्गम्य, जहाँ पर जाया ना जा सके उसे दुर्गम्य कहते हैं। तो ठीक है, अभी आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है।